ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी का स्टेटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे अपन। उसमें मैंने एंड में मीन लाइफ बता दी थी, तो आपने अभी पूछा कि मीन लाइफ फिर से रिपीट कर दूं, तो शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ऑफकोर्स पूरा मैथमेटिक्स तो नहीं देखेंगे अपन, शॉर्ट में बता देता हूँ। मीन लाइफ का मतलब क्या है, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, बस वही है यहाँ पर भी मीनिंग। लाइफ का एवरेज, एवरेज ऑफ द लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई। देखिए, अगर हमने एक सैंपल लिया है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का, तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का वो सैंपल धीरे 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 करके उसके अंदर एक्टिव न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, बिकॉज एक्टिव न्यूक्लियाई धीरे धीरे टूटते जाते हैं, उनका डीके होता है। तो डीके होने की वजह से धीरे धीरे न्यूक्लियाई का नंबर कम हो रहा है। जो न्यूक्लियाई किसी समय टूटा, उस समय तक वो प्रेजेंट था, तो उसकी लाइफ वो हो जाएगी जहां से स्टार्ट करा वहां से अभी तक, है ना। तो किसी समय अगर आपने देखा एट अ टाइम टी कुछ न्यूक्लियस का जस्ट डीके हुआ है, मान लीजिए -dn न्यूक्लियाई का डीके हुआ है, तो इन डीएन न्यूक्लियाई की लाइफ टी है, इनकी लाइफ टी है, ये टी समय तक थे और अभी अभी जस्ट डीके हो गए, तो इसलिए इनकी लाइफ को अपन टी बोल देंगे। अब मैं इन सबकी लाइफ का एडिशन करूं तो टी इंटू -dn हो जाएगा, और ऐसे मैं टी को 0 से इंफिनिटी तक सब कुछ ले सकता हूँ। कुछ न्यूक्लियस 0 टाइम पे टूटते हैं, कुछ इनफाइनाइट टाइम पे टूटते हैं। तो ये हो गया सबकी लाइफ का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। बस इसी को बोल देते हैं अपन मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, और ये इंटीग्रेट वगैरह कर बुरा के फाइनली इसका एक्सप्रेशन आता था 1/λ। सो मीन लाइफ इज एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, सारे न्यूक्लियाई की लाइफ का एवरेज। और लाइफ का मतलब क्या होता है, हम जिस समय से देखना चालू कर रहे हैं वहां से कोई न्यूक्लियस कितने समय तक है, जिस समय वो डीके हुआ उस समय तक था वो, तो 0 टाइम से जिस समय डीके हुआ ये उसकी लाइफ है। ऐसे अपन ने सभी न्यूक्लियस की लाइफ का एवरेज निकाल दिया, ऐसे बोलते हैं मीन लाइफ। समझ में आया? अब इसका मैथमेटिक्स में वापस से रिपीट नहीं करूंगा, है ना, वो सब आप मैथमेटिकल इंटीग्रेशन जो वगैरह सब कर सकते हो आप। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों अपना कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें बच रही थी, जैसे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है, क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कार्बन डेटिंग क्या होती है, बताइए। कार्बन डेटिंग पढ़ा है क्या आपने? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, चलो कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ व्हाट इज कार्बन डेटिंग। लिखिए बच्चे, यस बोल रहे हो, ओके त्रिलोक, वेरी गुड। लिखिए कार्बन डेटिंग। कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14। हम सब बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट है हमारी बॉडी में, सारे लिविंग बींग्स में कार्बन कंटेंट बहुत होता है। सारे ऑर्गेनिक चीजें कार्बन से बन रही है, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं। सो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं और हम सब में कार्बन है। अब कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव, और वो आइसोटोप अर्थ पर बनते रहता है, कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है कि अर्थ पर सन से रेडिएशन आ रहे हैं, तो सन से रेडिएशन आने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कार्बन में कन्वर्ट होती रहती है। फिर से रिपीट करता हूं, सन से जो रेडिएशन आते हैं उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो कार्बन 14 में कन्वर्ट होती रहती है। तो C14 मतलब कार्बन का एक ऐसा आइसोटोप जिसका मास नंबर 14 है। ऑफकोर्स एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा, तभी तो कार्बन बोलेंगे उसे। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ना C14 का परसेंटेज एक तरह से फिक्स है, और कई सालों से फिक्स है, कई सालों से, हजारों सालों से फिक्स चल रहा है। तो इसका परसेंटेज फिक्स है। अब हम जब भी कोई चीज इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कुछ हमारे फूड इनटेक होता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी में भी कार्बन आता है। फूड वगैरह सब चीजों में कार्बन के कंपाउंड्स दिए, तो हमारी बॉडी में भी कार्बन आता है। हम सब कार्बन की बने हैं, तो हमारी बॉडी में भी कार्बन है, और हम सब में भी फिर C14 का कुछ ना कुछ परसेंटेज है। और ये परसेंटेज जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक फिक्स है। जो भी हमारी बॉडी में परसेंटेज है, मान लो हमारे बॉडी में जो भी x अमाउंट ऑफ कार्बन है, तो x में से y% अगर कार्बन 14 का है तो फिक्स है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, अपने पूरे एटमॉस्फेयर में फिक्स है, यूनिवर्स में अपने अर्थ पर फिक्स है। तो हम सबके अंदर कार्बन 14 का एक परसेंटेज फिक्स होता है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, तो डीके भी हो रहा है इसका, ये धीरे धीरे टूट भी रहा है, लेकिन हम लोग कार्बन का इंटेक भी करते हैं, इसलिए ओवरऑल परसेंटेज इसका हमेशा कांस्टेंट मेंटेन हो जाता है। ये बॉडी में से टूट भी रहा है और हम इंटेक भी करते हैं, तो बॉडी में इसका परसेंटेज फिक्स हो जाता है। लेकिन कोई डेड बॉडी हो
उसका क्या होगा? क्या वो कोई इंटेक करेगा कार्बन का? जैसे कि कोई पेड़ वगैरह है वो डेड हो गया, पेड़ की लकड़ी आपने काट दी है और उसको आपने जमीन में गाड़ दिया सपोज, तो क्या उसमें कार्बन का और इंटेक हो पाएगा? बताओ। नो, बिल्कुल सही, उसमें कार्बन का और इंटेक नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें से कार्बन का डीके तो चलते ही रहेगा ना, बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव। ये कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो उसका परसेंटेज क्योंकि इसका डीके हो रहा है तो ये घटते जाएगा। तो बॉडी में कार्बन इंटेक जो था वो खत्म होने की वजह से अब सिर्फ कार्बन 14 का डीके हो रहा है, तो धीरे धीरे कार्बन 14 घटते जाएगा। सो इन अ डेड बॉडी कार्बन 14 का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाता है, कंपेयर टू अ लिविंग बॉडी कार्बन 14 डेड बॉडी में कम हो जाएगा। अब कार्बन 14 का डीके ये रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव लॉ को फॉलो करते हुए होगा। इसका नंबर किसी समय बाद, टी समय बाद क्या लिख सकते हैं अपन? हम लिख सकते हैं इसका नंबर होगा इनिशियल नंबर इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा लिख सकते हैं अपन ने पढ़ा ये इक्वेशन, है ना। कार्बन 14 का कुछ समय बाद जो नंबर हो जाएगा बॉडी के अंदर वो ऐसा लिख सकते हैं अपन, या अपन n बाय एन नॉट देखें, सो n बाय एन नॉट को लिखा जा सकता है e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब n बाय एन नॉट क्या है? n हो गया कुछ समय बाद, बॉडी जब डेड हो गई है उसके बाद कार्बन 14 का क्या उसमें अमाउंट है, डिवाइड बाय जब वो लाइव थी तब कार्बन 14 का अमाउंट क्या है। अब लाइव बॉडी सब में एक जैसा होता है, कोई पेड़ है सपोज, तो उस पेड़ का, कोई ट्री है सपोज, उस ट्री का लाइव सैंपल लो, उस लाइव सैंपल में क्या कार्बन 14 का अमाउंट है और डेड सैंपल में क्या कार्बन 14 का अमाउंट है, ये रेशो ले लो, ये रेशो, यही रेशो आ जाएगा। n बाय नॉट का रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारे पास सैंपल है, जिस भी चीज का सैंपल है, मान लो एक लकड़ी का सैंपल है, एक ट्री की वुड का सैंपल है, तो उसके जैसा ही एक ट्री ढूंढो, उस ट्री में क्या कार्बन 14 का अमाउंट है वो देखो लाइव ट्री में, और डेड ट्री में क्या कार्बन 14 का अमाउंट है वो देखो, इनका रेशो ये आना चाहिए, क्योंकि जब सारे ट्री लाइव है तब तो सब में सेम परसेंटेज है कार्बन 14 का, इसलिए एन नॉट में ले सकता हूँ कि आज कोई पेड़ जिंदा है, आज कोई ट्री जिंदा है, तो उसमें कार्बन 14 का क्या अमाउंट है उसको मैं एन नॉट ले सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस, त्रिलोक तो बोल रहा है यस, बाकी बच्चे भी बताइए। यस, ठीक है। सो डेड ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें कार्बन 14 का क्या अमाउंट है, डिवाइड बाय लाइव ऑब्जेक्ट में कार्बन 14 का क्या अमाउंट है, इनका रेशो ये इक्वेशन दे देगी, तो यहाँ से टी निकाल सकता हूँ। वो जो भी मेरे पास सैंपल है, जो डेड सैंपल है, वो कितने समय पुराना है वो बता सकता हूँ। तो ऐसे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है वो कितने साल पुराना है, तो उसकी हम डेड होने की डेट अंदाजा से बता सकते हैं, इसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। समझ में आ रही बात? इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। चलो, अब ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा ऐसा एक्यूरेट नहीं है, आपको इसमें जो अंदाजा लगता है ना वो हजारों सालों की एक्यूरेसी से लगता है, हजारों सालों का प्रिसीजन है इसमें, मतलब आपका जो समय का अंदाजा है वो 1000 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो बहुत पुराने सैंपल है उसके लिए ठीक है ये, ऐसा मत सोचना कि आज से 100 साल पुराने ऑब्जेक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं, है ना। जो हजारों साल पहले की चीज है उनके लिए ठीक है, ठीक है, उनके लिए कार्बन 14 की डेटिंग टेक्निक ठीक है। चलो, तो इसको आप थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन, लिखिए लिखिए, लिखकर आपको और समझ में आएगा, लिखिए, लिखो, फिर कुछ डाउट हो तो बताइएगा। इन अर्थ एटमॉस्फेयर, नोट करिए, इन अर्थ एटमॉस्फेयर isotope of carbon, carbon 14, in earth atmosphere isotope of carbon 14 is continuously formed by reaction of nitrogen in atmosphere, and radiation received from sun, रिपीट करेंगे सर? हाँ, फिर से बोल देता हूँ, इन अर्थ एटमॉस्फेयर carbon 14, isotope of carbon 14 is continuously formed by reaction of nitrogen and radiation received from sun,
reaction of nitrogen and radiation received from sun. And all living beings and all living beings and all living beings contain carbon. All living beings contain carbon. All living beings contain carbon. So they have a particular percentage. They have a particular percentage of carbon 14. They have a particular percentage of carbon 14. They have a particular percentage of carbon 14. आगे लिखिए. In a dead body, in a dead body, in a dead body, if intake of carbon is stopped, if intake of carbon is stopped in a dead body, if intake of carbon is stopped, then the percentage of C14, then the percentage of C14 will be reducing, then the percentage of C14 will be reducing with time, due to decay of C14. Then the percentage of C14 will be reducing with time due to decay of C14. C14 का धीरे धीरे decay हो रहा है, तो decay होने की वजह से उसका percentage कम हो रहा है due to decay of C14. We can guess age of the fossil sample. We can guess age of the fossil sample, by comparing percentage of C14 in it, by comparing percentage of C14 in it with percentage of C14 in similar live body, with percentage of C14 in similar live body. We can guess age of the fossil by comparing percentage of C14 in it by percentage of C14 in similar live body. आ रहा समझ में? लास्ट लाइन नहीं आई सर. लास्ट लाइन मैंने बोला we can guess age of the fossil by comparing percentage of C14 in it by percentage of C14 in similar live body. जो फॉसिल है उसमें C14 का क्या परसेंटेज है और लाइव बॉडी में C14 का क्या परसेंटेज है, इनको कंपेयर करके हम एज का अंदाजा लगा सकते हैं. समझे? बाय परसेंटेज और क्या 2 बार बोला मैंने, आप कहाँ पे अटके हो ये तो बताओ, पूरा लाइन बोलो. सर बाय परसेंटेज ऑफ C14 सर आपकी लास्ट लाइन. देखो आपको मैंने 2 बार ये लाइन बोली है, तो आप प्लीज शुरू से जो आपने सेंटेंस लिखना शुरू से करा वहां से बोलो. क्या क्या लिखा आपने? We can guess age of the fossil sample by comparing percentage of C14 in it by percentage of C14 in similar live body. Percentage of C14 in similar live body. Percentage of C14 in similar live body. Thank you sir. चलो ओके. सो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी वो टाइम या एज निकालने के लिए, है ना. अब इसका क्वेश्चन जो आएगा बहुत ही आसान सा हो जाएगा, बस ये इक्वेशन लगानी है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर. लिखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन तो अपन ने शायद अभी स्टार्ट ही नहीं करे, तो और भी क्वेश्चन देखेंगे. चलो अभी पहले इस पे लिख लो. A wood
fossil sample, a wood fossil sample contains 0.01% of C14. A wood fossil sample contains 0.01% of C14. In similar live wood sample, C14 is 0.02%. In similar live sample, C14 is 0.02%. 0.02%. If half-life of C14 is 5,000 years, what is approximate age of fossil? If half-life of C14 is 5,000 years, what is approximate age of fossil? फॉसिल की approximate age क्या है बताइए? What is approximate age of fossil? बताइए. What is approximate age of fossil? इतना समय तो लगना नहीं चाहिए था इसके लिए. अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था. फॉसिल में कार्बन 14 का परसेंटेज क्या दिया है बताओ? फॉसिल में कार्बन 14 का परसेंटेज क्या दिया है बताइए? फॉसिल में कार्बन 14 का परसेंटेज क्या दिया है? आपसे पूछ रहा हूं मैं सबसे. 0.01% है ना. और लाइव सैंपल में क्या दिया है? 0.02%. तो फॉसिल में आधा दिया है. यस सर. तो आधा कितने समय में हो जाता है? 10,000 years. हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में हाफ लाइफ दी है C14 की. हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? कितने समय में रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर आधा हो जाएगा? वो टाइम जब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर आधा हो जाता है, ये होता है ना हाफ लाइफ का मतलब, है ना. हाफ होने का समय, हाफ लाइफ. तो हाफ ही तो हो रहा है. आंसर क्या आना चाहिए? 5,000 ईयर. आंसर होना चाहिए एज ऑफ फॉसिल इज अप्रोक्सीमेटली 5,000 ईयर. और हमेशा अप्रोक्स लिखेंगे हम हमेशा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट 5,000 ईयर 5,000 में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमारी कोई भी मेथड जो होगी मेजर करने की, वो इतना ज्यादा बहुत ही एक्यूरेटली से नहीं बता सकती कि कितना कार्बन 14 है. तो कुछ ना कुछ एरर के चांस है. 5,000 ईयर में 100-200 साल ऊपर नीचे चलता है. ठीक है, इसलिए हमेशा अप्रोक्स लिखना है साथ में. आ रहा है वो समझ में? नहीं आया सर. क्या नहीं आ रहा है इसके अंदर? क्या आपको हाफ लाइफ का मतलब पता है? सर आधी जिंदगी. आधी जिंदगी का मतलब क्या? सर वो इतने में वो हो गया सर, क्या कहते हैं, बोलो. सर ये एज किसी इसको मत देखो क्वेश्चन को क्या दिया है. आप तो मेरे को बस हाफ लाइफ का मतलब बताओ. हाफ लाइफ का मतलब अपने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हाफ लाइफ का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? N0/2m. मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है हाफ लाइफ का? ये वो समय है जिसमें न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आधे हो जाते हैं. रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं ना, डीके होते हैं तो टूटते रहते हैं वो.
एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई और दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई उनका नंबर कम हो रहा है, तो धीरे धीरे कम होते होते आधा कब हो गया, कितने समय में आधा होता है, वो समय कहलाता हाफ लाइफ। द टाइम इन विच द एक्टिव न्यूक्लियर रिमेन्स हाफ इज हाफ लाइफ। समझे? यस। तो शुरू में मान लो n न्यूक्लियाई है, तो n/2 कितने समय में हो जाएंगे, n धीरे धीरे कम होते जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का नंबर, तो कम होते होते आधे कब होगा, n/2 कितने समय में होगा, वो था हाफ लाइफ। और ये आधा ही तो हो रहा है, लाइव सैंपल में कार्बन 14 का परसेंटेज इतना है और फॉसिल में इतना है, फॉसिल में आधा है, आधा कितने समय में हुआ होगा, हाफ लाइफ में हुआ होगा। क्वेश्चन में हाफ लाइफ दी है 5000 ईयर, तो आधा समय आंसर होना चाहिए था। आया? चलो ठीक है, अब क्लियर है क्या? क्या आप समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। कोई हाँ कोई दिक्कत नहीं, डाउट हो तो पूछना चाहिए। चलिए, तो अपन ने क्वेश्चन देखा, इस पे और भी क्वेश्चन देखते हैं। आप लिखो क्वेश्चन, लिखिए। सर ये तो सीधा आंसर है ना सर, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ और क्या, सॉल्व क्या करना, मतलब दिख ही रहा है ना साफ साफ। मतलब अब 2+2 को सॉल्व करके थोड़ी सीखेंगे अब अपन, 2+2 यस जैसा सर, क्वेश्चन हो समझ गया गया। तो हमारे लिए। समझे? ठीक है, लिखिए और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, a sample of radioactive nuclei contains 1 mole of 1 mole of atoms. A sample of radioactive nuclei contains 1 mole of atoms with half life of 1 hour. Half life of 1 hour. एक सैंपल है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का, उसमें 1 मोल एटम्स है और हाफ लाइफ उसकी मैंने 1 आवर दे दी है। आगे लिखिए, in 10 hours in 10 hours what will be the number of mole of active nuclei decayed? What will be the number of mole of active nuclei decayed? What will be the number of mole of active nuclei decayed? करिए ट्राई। 10 घंटे में कितने एक्टिव न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे? चलो आंसर दिया मेरे पास, त्रिलोक का आंसर आया है। त्रिलोक कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है ये। कितने डीके हो जाएंगे ये पूछा आपसे, थोड़ा गलती है त्रिलोक आपकी। नहीं सही है, सही है, सही है। शुरू में हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 मोल एक्टिव न्यूक्लियाई थे और हमें पता है कि थोड़े समय बाद जो बचते हैं वो होते हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल जो भी है, तो वो 1 मोल है इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा उन्होंने लेमडा दिया नहीं है पर हाफ लाइफ दी है, कोई बात नहीं, अपन हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला लगा सकते ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हाफ लाइफ दी हो तो लगाने के लिए, n/n0 इक्वल टू हाफ की पावर t/t हाफ। याद करो, तो n कितने बचे न्यूक्लियाई वो होता है n0 शुरू के न्यूक्लियाई जो 1 मोल है इक्वल टू जाएगा हाफ की पावर t/t हाफ। t बोला है 10 आवर, हाफ लाइफ दी है 1 आवर, रेशो 10 आ जाएगा यहाँ। सो n हो जाएगा 1/2 टू द पावर 10 मोल। इतने बचे होते हैं, ये बचे हुए न्यूक्लियाई का नंबर है। तो डिकेड न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे?
शुरू में जो थे 1 मोल माइनस बचे हुए 1/2 मोल, इतने बचे, इतने थे तो इतने डीके हो गए। दिस इज डीके। आया समझ में? यस। अब 2 की पावर 10 कितना होता है बताइए? 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। वेरी गुड। तो लगभग लगभग 1000 होता है ये, है ना? सो ये लगभग अगर 1000 ले लूं तो 1 माइनस 1/1000 मतलब 0.001, तो आ जाएगा 0.999 लगभग अप्रॉक्स। इतने मोल डीके हो गए। 0.001 मोल बचा होगा, बाकी सब डीके हो गए। समझे? आ रहा क्वेश्चन समझ में? यस। ओके, वेरी गुड, है ना? और करते क्वेश्चन। लिखिए आगे क्वेश्चन, लिखिए लिखिए। half life of a radioactive nuclei, half life of a radioactive nuclei is, half life of a radioactive nuclei is one year. Half life of a radioactive nuclei is 1 year. 1 year. If initially n nuclei were present, if initially n nuclei were present, in how much time, only 37%, in how much time only 37% nuclei will be left. In how much time only 37% nuclei will be left. In how much time only 37% nuclei will be left. करिए ट्राई। बताइए आंसर। 37% कितने समय बाद बचे होंगे बताइए? चलो आंसर आ रहा है मेरे पास। वेरी गुड त्रिलोक। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। मैंने क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ दे रखी है, 1 ईयर बोला था, और शुरू में n है, और पूछा है कि 37 किस समय पे होंगे, 37% एट व्हाट टाइम, ये पूछा है। और t इक्वल टू 0 पे कुछ n है ऐसा बोला है, तो टाइम बताना है 37% होने के लिए। बिल्कुल सही त्रिलोक, बिल्कुल सही त्रिलोक, वेरी गुड। कल की क्लास अगर अटेंड करी हो तो ये कर दिखा था अपन ने, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का टाइम के साथ। ये कर हमने पढ़ा था कल, और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि मीन लाइफ पर क्या होता है, जब 1/λ टाइम पे देखते हैं ना, तो न्यूक्लियाई का नंबर जो शुरू में होता है उसका बाय ई बचता है। ये लगभग लगभग 37% ही होता है अप्रॉक्स। तो आपको मैंने असल में मीन लाइफ पूछ ली है।
37% कब बचते हैं? मीन लाइफ के बाद पूछते हैं। तो हाफ लाइफ दी और मीन लाइफ पूछिए। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होती है? ये होती है ln2/λ और मीन लाइफ होती है 1/λ। तो ln2 इंटू मीन लाइफ, ये होती है हाफ लाइफ। अब हम आपसे मैंने मीन लाइफ पूछिए, तो मीन लाइफ कैसे निकाल सकते हैं? वो हो जाएगा 1/ln2। 1/ln2 की वैल्यू होती है 0.693। यस, ये आंसर होना चाहिए। अब ये डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में कुछ? बताइए, कुछ याद आ रहा है? कल पढ़ा था अपन ने 1/λ टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड बाय ई बचेंगे, मतलब 37% करीब बचते। यस, आज तो बोल रही है। वेरी गुड। आज था। सभी बच्चे देख लीजिए, कुछ दिक्कत है तो बताइए इसमें। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन, या आ गया है अगर तो अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट t इक्वल टू 0, activity of a radioactive nuclei sample at t equal to 0, activity of a radioactive nuclei sample, activity of a radioactive nuclei sample is 1600 becquerel, is 1600 becquerel. At t equal to 0, activity of a radioactive nuclei sample is 1600 becquerel. आगे लिखिए। At t equal to 8 second, at t equal to 8 second, activity remains 100 becquerel. At t equal to 8 second, activity remains 100 becquerel. Activity remains 100 becquerel. What will be activity at? What will be activity at t equal to 2 second? What will be activity of sample at t equal to 2 second? 0 टाइम पर मैंने एक्टिविटी दी है, 8 सेकंड पे एक्टिविटी दी है और 2 सेकंड पे एक्टिविटी क्या है पूछिए। करिए ट्राई, करिए कोशिश आप एक बार। क्या ये हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 टाइम पे एक्टिविटी क्या है देखो, 8 सेकंड पे एक्टिविटी क्या है देखो। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। क्या होती है एक्टिविटी, पता है क्या? बोलो, एक्टिविटी का मतलब पता है क्या हमको? एक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। एक तरह से मतलब क्या रेट है न्यूक्लियर के टूटने का, वो प्रोपोर्शनल होता था नंबर ऑफ पार्टिकल के। याद करिए, जितने न्यूक्लियस उसके प्रोपोर्शनल होता था। एक्टिविटी 1/16 हो गई, इसका मतलब न्यूक्लियर 1/16 हो गए होंगे। 1/16 हो गए 8 सेकंड में। 8 सेकंड में n/0 कितना हो गया? 1/16 हो गया। कितने समय में? 8 सेकंड में। ये होता है t की पावर t/t हाफ। t 8 सेकंड है तो t हाफ आप ढूंढ सकते हो।
टी हाफ समझ में आ रहा है मुझको क्या होना चाहिए? आ रहा है क्या आपको? टी हाफ समझ में आ रहा है क्या? 4 सेकंड आ रहा है मुझे ऐसा। 4 सेकंड ही कि 2 सेकंड है बताओ? हाँ 2 सेकंड आ रहा है क्या समझ में टी हाफ? टी हाफ अगर 2 सेकंड होगा तो पहले 2 सेकंड में एक्टिविटी आधी हो जाएगी, अगले 2 सेकंड में मतलब टोटल 4 सेकंड में एक्टिविटी 1/4 हो जाएगी, फिर 4 के बाद अगले 2 सेकंड 6 सेकंड में देखेंगे तो एक्टिविटी 1/4 बाय 2 और हो गई 1/8 हो गई, फिर अगले 2 सेकंड मतलब टोटल 8 सेकंड में एक्टिविटी 116 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा था 1/16 आ रहा था, 2 की पावर नीचे 4 होना चाहिए, 4 होने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? टी हाफ 2 आना चाहिए, मतलब हाफ लाइफ 2 सेकंड होगी तो 8 सेकंड में एक्टिविटी 1/16 हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 116 हो जाएंगे, क्योंकि ये समझ में आ रहा है? यस। तो इसका मतलब हाफ लाइफ पता चल गई 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? आधी हो जानी चाहिए, आधी हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आधी होके कितनी बचेगी? 800 बैकवर्ड। आधी होके कितना होना चाहिए? 800 बैकवर्ड। सही है? आ रहा समझ में क्वेश्चन? एक त्रिलोक के अलावा कोई कुछ बता ही नहीं रहा, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ तो बताओ। नहीं है। नहीं आया कि हाँ क्या पार्ट कौन सा पोर्शन समझ नहीं आ रहा बताओ? क्या ये समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन याद थी? सर सही क्वेश्चन सर। एक्टिविटी का मतलब पता था? एक्टिविटी का नहीं पता था सर। जो अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया क्या चैप्टर ये? केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बच्चों सब मुझे बोल रहे थे पढ़ लिया, यस बता रहे थे बच्चे तो मुझे सब। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ या ना सरल से जवाब दो। क्या पढ़ा है सर? पढ़ा है। पढ़ा है? तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ा है, तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि चीजें जल्दी जल्दी आनी चाहिए। जैसे एक्टिविटी मुझे शायद ऐसा लगता है कि पढ़ा है तो याद होना चाहिए था। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का रेट होता है एक तरह से, न्यूक्लियस के टूटने का रेट, उसे एक्टिविटी बोलते हैं। और हमने स्टार्टिंग इससे करी थी कि एक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है एन के, जितने न्यूक्लियस का नंबर होगा उतनी ही एक्टिविटी होगी ज्यादा। तो हमें एक तरह से एक्टिविटी का रेशो पता है, मतलब न्यूक्लियस के नंबर का रेशो पता है। तो न्यूक्लियस के नंबर का रेशो हमें पता है 1/16 हो रहा है किसी समय में, तो वो समय कैसे निकाले? तो मैंने टी हाफ निकालने की कोशिश करी, याद करिए इक्वेशन पढ़ी अपन ने, n/n0 इक्वल टू हाफ की पावर t/t हाफ। तो इसमें मैंने t को 8 रख दिया। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बची, इससे मुझे टी हाफ ढूंढना है, तो इससे टी हाफ ढूंढ लिया मैंने, 2 सेकंड आ जाएगा। इससे टी हाफ 2 सेकंड आएगा। ये समझ में आया आपको? ये इक्वेशन बनाते नहीं हैं आया क्या? सर, ये नहीं है। ये इक्वेशन सर बनाते हैं इक्वेशन क्या? बनाते आ गई सर। आ गई? आ गई सर। तो इसके बाद मतलब मैथ्स नहीं आ रहा है? यस सर, मैथ्स नहीं आ रहा सर। मैथ नहीं आ रहा है तो मैथ कैसे बताओ? मैथ्स का मैथ गणित है यार, ये तो मतलब ये तो आना चाहिए। देखो बताते हैं आपको मैथ इसका। 1/16 इसको लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर क्या लिख दूं बताओ? 2 की पावर 4। 4 चलेगा। और यहाँ 2 की पावर क्या लिखी है? 8। 8/t हाफ लिखा है। यस सर। क्या समझ में आया? 2 की पावर 4 कैंसिल। दोनों तरफ पावर इक्वल होना चाहिए ना भाई, यहाँ भी Yes, 1/2 की कुछ पावर है, यहाँ भी 1/2 की कुछ पावर है, इक्वल साइन है, तो इक्वल होने के लिए पावर इक्वल होना चाहिए। इससे क्या समझ में आ रहा है? यस सर, आया सर। आ गया? बस यही चीज मैंने जल्दी लिख दी थी। मैंने यहाँ कंपेयर कर लिया डायरेक्टली, भाई यहाँ 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर भी पावर 4 होनी चाहिए, 4 होने के लिए टी हाफ 2 होना चाहिए। सिंपल। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू की जरूरत नहीं है, मतलब आपको नहीं आया तो आपको बताना है, सिंपल सी बात है। यस ठीक सर, है? बता दिए सर, मेरे को नहीं आया। हाँ हाँ, तो ये अब आ गया। आ गया सर। वेरी गुड। तो मुझे समझ में आ गया कि हाफ लाइफ आधी है, हाफ लाइफ 2 सेकेंड है। और मुझे पूछा क्या गया जरा देखो क्वेश्चन में, 0 टाइम पे एक्टिविटी दी है और 2 सेकेंड पे एक्टिविटी पूछी है, और 2 सेकेंड तो हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ में क्या होगा? न्यूक्लियर का नंबर भी आधा हो जाएगा, जिससे एक्टिविटी भी आधी हो जाएगी, है ना? एक्टिविटी आधी होकर कितनी हो जाएगी? फिर 800 आ जाएगी। मैंने पहले लिखा था 800। समझे? ये समझ में आया आप? हो गया सर। वेरी गुड। चलिए
तो कोई भी अब समस्या आए ना, कोई चीज समझ नहीं आया तो सिंपली पूछना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि हमें नहीं आया तो हम पूछ ले और फिर हमें आ जाए, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब तक नहीं आया जब तक पूछो, और एक बार अगर आ गया तो फिर उसको हमेशा याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप ही का नुकसान होगा अगर आप बार बार एक ही चीज पूछते रहोगे तो, ठीक है। तो आप ये भी कोशिश करो कि हम कोई चीज सीख लेते हैं ना, तो फिर आपसे कभी भी पूछ ले वो आपको याद होनी चाहिए, पूरी लाइफ में याद होनी चाहिए, नहीं तो फिर मतलब ही क्या रहेगा सीखने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपन, लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, N1 nuclei are decaying per second from a radioactive substance. N1 nuclei are decaying per second. N1 nuclei are decaying per second when there is total N2 nuclei present. When there is total N2 nuclei present. When there is total N2 nuclei present. N2 nuclei present. What will be the half-life? What will be the half-life of substance? What will be the half-life of substance? जो substance लिया गया है उसकी half-life क्या है? What will be the half-life of the substance? करिए try. What will be the half-life of substance? एग्जाम्पल है N1 न्यूक्लियाई पर सेकेंड डीके हो रहे हैं जब उसमें टोटल N2 न्यूक्लियाई है, तो उसके हाफ लाइफ क्या है बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड dN/dt, ये आपको दिया हुआ है N1, और कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उस समय वो दिया गया N2। याद करिए रेट ऑफ रिएक्शन मतलब न्यूक्लियाई के डीके होने का रेट वो होता था लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट। तो लैम्डा आ गया आपके पास एक तरह से। और हाफ लाइफ पूछिए, हाफ लाइफ क्या होती है ln2 बाय लैम्डा, तो जाएगा N2/L1 इंटू ln2 आंसर। बिल्कुल सही त्रिलोक, वेरी गुड त्रिलोक। एक छोटा सा ln2 की गलती कर दी थी आपने, बाकी तो आपका सही है। समझ आया क्वेश्चन। N1 न्यूक्लियाई का डीके हो रहा है पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। N1 न्यूक्लियाई डीकेड पर सेकेंड दिया है क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है अपन को, और किस समय दिया है जब न्यूक्लियाई का नंबर N2 है। तो न्यूक्लियाई का नंबर N2 है, इसका मतलब -dN/dt दिया है, वो होना चाहिए था लैम्डा इंटू एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर, वो N2 दिया हुआ है, तो लैम्डा निकल गया, लैम्डा आ गया तो हाफ लाइफ आ गई अपने पास। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं?
अरे यार, अब समझ में आ गया हो तो ये भी हाँ तो बताना है आपको बच्चा। समझ में आ गया क्या? आ गया सर, आ आ गया गया, सर। वेरी गुड। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन था ये, आसान था, लगा आसान की टफ लगा, क्या है बताओ? चलो वेरी गुड, ठीक है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा त्रिलोक ने बताया इजी है, वेरी गुड त्रिलोक। बाकी बच्चे कुछ बोलते नहीं है। प्रियांशु बोलता है, प्रियांशु बोलते हो ना आप? यस सर, नहीं बोलता। हाँ, और उधर से मैसेज करता है त्रिलोक। पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं जो ऐसा लगता है, और कभी कभार उधर आस्था को कुछ मैसेज आता है, तो बाकी तो पता नहीं, सोना या अश्विन बोला था उसने, तो बाकी बच्चे बस सुनते ही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, लिखिए 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 एक और क्वेश्चन। एक्टिविटी ऑफ अ radioactive nuclei sample, activity of a radioactive nuclei sample is R1 at a time t1. Activity of a radioactive nuclei sample is R1 at a time t1 and R2 at a time t2. Activity of a radioactive nuclei sample is R1 at a time t1 and R2 at a time t2. What is decay constant? What is decay constant of that nuclei? What is decay constant of that nuclei? Decay constant पूछ लिया मैंने, करिए। What is decay constant of that nuclei? उस न्यूक्लियाई का डीके कांस्टेंट पूछ लिया है, करिए। उसकी एक्टिविटी दी है 2 समय पर, एक समय पर R1 है, एक समय पर R2 है, और उसका आपको डीके कांस्टेंट बताना है, करिए। आ रहा है किसी को? बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। सोना लेमडा ही पूछा है मैंने, डीके कांस्टेंट मतलब लेमडा, लेमडा की वैल्यू बतानी है आपको। चलो तो लोग चेक करते। देखिए जो एक्टिविटी होती है ना, वो क्वेश्चन में हमें R1 दिए एक समय पे और दूसरे समय पे R2 दिए, वो होती थी लैम्डा टाइम न्यूक्लियाई का नंबर। वो न्यूक्लियाई का नंबर होता है इनिशियल न्यूक्लियाई का नंबर e⁻ लैम्डा t। t1 समय पे एक्टिविटी R1 है और t2 समय पे एक्टिविटी R2 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। t1 समय पे मैंने एक्टिविटी को R1 लिख दिया, t2 समय पे एक्टिविटी को R2 लिख दिया, और एक्टिविटी होती है लैम्डा इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा n0 e⁻ लैम्डा t1 और यहाँ n0 e⁻ लैम्डा t2। t1 समय पे न्यूक्लियाई का नंबर ये हो जाएगा, t2 समय पे न्यूक्लियाई का नंबर ये हो जाएगा। मुझे लैम्डा ढूंढना है, तो डिवाइड कर दो इन दोनों को, डिवाइड करो तो R1 बाय R2 क्या आएगा डिवाइड करने पे? लैम्डा n0 कैंसल, e की पावर आ जाएगा लैम्डा कॉमन लेके t2 - t1,
e की पावर लेमडा कॉमन लेके T2 माइनस T1 डिवाइड करके लॉग ले लो दोनों तरफ ln R1 by R2 लेमडा टाइम T2 माइनस T1 तो लेमडा पूछा है वो आ जाएगा ln R2 by R1 अपॉन T2 माइनस T1 ये आ गया आंसर। दिस शुड बी योर आंसर। लेमडा की वैल्यू बतानी है, डीके कांस्टेंट बताना है, तो ये आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, दिख रहा है मुझे त्रिलोक का सही दिख रहा है। वेरी गुड त्रिलोक। बाकी बच्चे आया? या R2 by R1 नहीं, R1 by R2 होना चाहिए था यहाँ। तो R1 by 2 होता है, हाँ, ये R1 by R2 है। यस, चलो बाकी सब बच्चे बताइए आया? यस, वेरी गुड। तो आसानी क्वेश्चन था ना, बस एक्टिविटी का मतलब पता होना चाहिए था। एक्टिविटी होता है लेमडा इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं? n नॉट e की पावर माइनस लेमडा T1। आसानी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं। देखो इसमें अगर चीजों का मतलब समझ लिया हो अच्छे से तो क्वेश्चन आसान लगते हैं, है ना। अगर मतलब ही याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन ऑफकोर्स कैसे आएंगे हमको, तो आसानी क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अब अपन। ये काम करते हैं अपन को, आगे पढ़ना भी है तो थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं अब अपन। देखिए हमने अभी बेसिक्स पूरा कर लिया था इसका, और हमें खास कुछ चीजें करना थी जिसमें से आज हमने कार्बन डेटिंग देखा। उसके अलावा हमें देखना था पैरेलल डीके एंड सीक्वेंशियल डीके। तो पैरेलल डीके एंड सीक्वेंशियल डीके क्या होता है ये समझते हैं, और रेडियोएक्टिव सीरीज क्या होती है ये समझते हैं। तो एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए पैरेलल डीके। पैरेलल डीके, पैरेलल डीके। आप सबने केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा तो बताइए कि व्हाट इज पैरेलल डीके। आपने क्या सीखा है? पैरेलल डीके का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पैरेलल डीके बताइए। व्हाट इज पैरेलल डीके? क्या आपको पढ़ाया गया था? क्या आपको याद है पैरेलल डीके क्या होता है? यस त्रिलोक, वेरी गुड। A इंटू बी एंड सी साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही। ऐसा हमें कई बार होता है, कई बार दिखता है कि कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एक साथ साइमल्टेनियसली दो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है। ए से सी भी बन रहा है, ए से बी भी बन रहा है। ऐसा होता है, मतलब एक न्यूक्लियाई का सैंपल लिया मैंने, ए के बहुत सारे न्यूक्लियस ले लिए मैंने, ए के बहुत सारे न्यूक्लियस ले लिए, तो कुछ न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ न्यूक्लियस सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स एक ही न्यूक्लियस दोनों में एक साथ नहीं बनेगा, है ना, वो नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ए बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ ए के न्यूक्लियस सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ए के न्यूक्लियस का डीके दो तरह से हो सकता है, या तो बी में जा सकता है या सी में जा सकता है। ऐसा हो रहा है। इस तरह के डीके प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरेलल डीके। इसको बोला जाता है पैरेलल डीके। पैरेलल डीके का मतलब हो गया कि ए न्यूक्लियर का कन्वर्जन बी में भी हो सकता है और सी में भी हो सकता है, या तो बी में हो जाएगा या सी में हो जाएगा। और बहुत सारे एक ही न्यूक्लियस है, तो कुछ बी बन रहे हैं और कुछ सी बन रहे हैं, इसे बोलते हैं हम पैरेलल डीके। अब पैरेलल डीके भी होते तो वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए से सी बनने का भी कुछ डीके कांस्टेंट होगा और ए से बी बनने का भी कुछ डीके कांस्टेंट होगा। मान लो ये लेमडा 1 था, ऊपर लेमडा 2 था, है ना। मैंने मान लिया कि ए से बी बनने का डीके कांस्टेंट जो है वो लेमडा 1 है, ए से सी बनने का जो डीके कांस्टेंट है वो लेमडा 2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाली रिएक्शन का डीके कांस्टेंट लेमडा 1 है, मतलब बी के न्यूक्लियस जो भी होंगे, बी के न्यूक्लियस का नंबर मान लो Nb था, उसका बनने का रेट वो हो जाएगा लेमडा 1 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो ए के न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगी, ए के कितने न्यूक्लियस है उनके नंबर पे डिपेंड करेगी, और न्यूक्लियस का नंबर इंटू लेमडा ये होता है रिएक्शन का रेट। जिस रेट से रिएक्शन चलेगी उसी रेट से बी बनेगा, तो बी के बनने का रेट इक्वल टू रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए डीके कांस्टेंट इंटू ए के न्यूक्लियाई का नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या हमें? ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या हमें? आ गई, वेरी गुड। इसी तरह से हम सी का भी लिख सकते हैं। सी किस रेट से बन रहा होगा? ए से सी जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट, रिएक्शन का रेट मतलब सी के बनने का रेट, वो होना चाहिए डीके कांस्टेंट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ ए।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए के न्यूक्लियस के नंबर के प्रोपोर्शनल होगा ये। सो ए के न्यूक्लियस टूटेंगे तभी तो बी बन रहा है, ए के न्यूक्लियस टूटेंगे तभी तो सी बन रहा है। इससे मैं लिख सकता हूं कि ए के न्यूक्लियस के टूटने का रेट क्या होगा, वो हो जाएगा बी के बनने का रेट प्लस सी के बनने का रेट। भाई ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, तो ए से बी और सी दोनों बन रहे हैं, दोनों के बनने का रेट का सम इक्वल टू ए का नेट इफेक्टिव ए किस रेट से कम हो रहा है, ए के टूटने का रेट आ जाएगा ये। आ रहा समझ में? यस। कोई समस्या क्या है यहाँ पे बताइए। अब ये dNB/dt को मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया dNB/dt को λ1 Na और इसे लिख दिया मैंने λ2 Na। Na मैंने कॉमन ले लिया तो ऐसा लग रहा है λ1 प्लस λ2 लिखा हुआ है। अच्छा λ1 प्लस λ2 को मैं ऐसा मान सकता हूँ जैसे लैम्डा इफेक्टिव लिखा हूं। मैं इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ लैम्डा इफेक्टिव इनटू Na। तो मैंने क्या करा बेसिकली, लैम्डा इफेक्टिव λ1 प्लस λ2 को लिख दिया, दोनों लैम्डा का सम जो दिख रहा था मुझे, उसको मैंने लैम्डा इफेक्टिव लिख दिया। तो ऐसी इक्वेशन आ गई। ये तो बिल्कुल वैसी इक्वेशन है ना जैसे ए से कुछ बन रहा हो तो ए का इफेक्टिव जो रेट होगा वो लिख दिया मैंने, ए का इफेक्टिव लैम्डा लिख दिया। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव जो लैम्डा आ जाता है पूरी प्रोसेस का, बी और सी दोनों के बनने की जो पूरी प्रोसेस है, कंबाइंड प्रोसेस, उसका इफेक्टिव लैम्डा दोनों के लैम्डा का सम है। ठीक है, यहां से हमको समझ में आ गया कि लैम्डा इफेक्टिव जो है वो है λ1 प्लस λ2, है ना। कोई पूरी सिस्टम का, पूरी रिएक्शन का इफेक्टिव लैम्डा पूछे तो दोनों के लैम्डा का एडिशन करके दे सकते हैं अपन। अच्छा कभी कभी हमको ना हाफ लाइफ दे देते हैं, वो बोल देंगे ए से सी बनने की हाफ लाइफ t½ थी, ए से बी बनने की हाफ लाइफ t½ है, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ बताओ, वो कैसे निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो इनवर्स का रिलेशन लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफेक्टिव हाफ लाइफ का इनवर्स ये हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ का इनवर्स प्लस सेकेंड रिएक्शन की हाफ लाइफ का इनवर्स। फर्स्ट रिएक्शन की हाफ लाइफ का इनवर्स प्लस सेकेंड रिएक्शन की हाफ लाइफ का इनवर्स इक्वल टू नेट हाफ लाइफ का इनवर्स। क्योंकि लैम्डा और t½ में इनवर्स रिलेशन होता है, याद करो, t½ इज 1/λ और ln 2/λ, तो इनवर्स का रिलेशन है, इसलिए मैं इफेक्टिव हाफ लाइफ ऐसे निकाल सकता हूं। वेरी गुड। चलिए, सो पैरेलल डीके का मतलब क्या होता है समझा अपन ने, कि ए से बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, एक साथ नहीं होगा। ऑफकोर्स बहुत सारे ए के न्यूक्लियस है तो कुछ ए में बी का कन्वर्जन होगा, कुछ ए से सी का कन्वर्जन होगा, मतलब ए न्यूक्लियस का या तो बी या तो सी किसी भी कन्वर्जन हो सकता है। तो इस तरह की प्रोसेस को पैरेलल डीके बोलते हैं। दोनों का अलग अलग अपन डीके कांस्टेंट से अलग अलग इक्वेशन लिख सकते थे। नेट ए के कम होने का रेट लिखा मैंने, तो नेट ए की इक्वेशन ये आ जाएगी। अब अच्छा इस पूरी प्रोसेस में एक दो छोटी छोटी चीजें और बात कर लेते हैं हम। देखो बी और सी दोनों बनने का जो रेट है ये रहा, अगर इनका रेशो निकाले तो λ1/λ2 आएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, मैं अगर इनको डिवाइड कर दूं तो आएगा d ऑफ NB बाय d ऑफ NC λ1/λ2। भाई थोड़े से टाइम में n के b के न्यूक्लियस कुछ बने, c के भी कुछ न्यूक्लियस बने, तो दोनों के न्यूक्लियस जो बने होंगे उनका रेशो λ1/λ2 आएगा। ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसको उधर ले जाऊं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, मान लो शुरू में दोनों थे ही नहीं, शुरू में दोनों जीरो थे। if at t equal to 0 both NB and NC दोनों थे ही नहीं, वर 0। मान लिया कि पहले में से दोनों में से कुछ भी नहीं था, बी और सी में से कुछ भी नहीं था, तो ये DNC को वहां ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, DNB का इंटीग्रेशन NB हो जाएगा इक्वल टू λ1/λ2, वहां DNC का इंटीग्रेशन NC हो जाएगा
तो मतलब मुझे इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो मिल गया, बी और सी के न्यूक्लियस का नंबर का रेशियो आ गया λ1/λ2, है ना। और ये जो इक्वेशन थी, देखो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का तो हमें इंटीग्रेशन आता है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना कि dn/dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n, तो इसका हमें इंटीग्रेशन आता है। तो मैं ए के न्यूक्लियस का नंबर लिख सकता हूँ विद टाइम। ए के न्यूक्लियस का नंबर वो हो जाएगा ए के न्यूक्लियस का जो शुरू में नंबर है इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी। हमने मान लिया कि t0 पर na वो थे na नॉट, t0 पर शुरू में जब हम देख रहे थे स्टार्ट करना, तब a के न्यूक्लियस का नंबर ही था वहां पे na नॉट था, और b और c 0 थे ऐसा माना मैंने। b और c 0 है और केवल a के न्यूक्लियस है वो कितने हैं na नॉट। तो a के न्यूक्लियस की इक्वेशन ये आ जाएगी टाइम के साथ, क्योंकि ये इक्वेशन देखो इससे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। ये समझ में आ रहा है आपको मैंने इस इक्वेशन से कैसे डायरेक्ट लिख दिया, बताइए। यस, चलो वेरी गुड। अब मुझे ये पता है कि ए के न्यूक्लियस का नंबर थोड़े समय बाद कितना है और शुरू में कितना था, तो कितने कम होगा ये पता है मुझे पता है ना कि कितने न्यूक्लियस कम हो गए। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए डिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए डिकेड। अच्छा, ए के जितने कम हुए होंगे उतने तो बी और सी के बने होंगे। ए बी या सी में जा रहा है तो न्यूक्लियस ऑफ बी प्लस न्यूक्लियस ऑफ सी का जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए ए के न्यूक्लियस कितने कम हो गए, तो ए के न्यूक्लियस जो शुरू में थे माइनस जो अभी बचे। ये समझ में आया, ए के न्यूक्लियस कम हो रहे और ए ही बन रहा है बी और सी में, तो बी के नंबर प्लस सी का नंबर इक्वल टू होना चाहिए ए का नंबर जो कम हो गया। बताओ ये समझ में आया क्या? यस, बच्चे बोल रहे यस, वेरी गुड। सो बी और सी के न्यूक्लियस का तुम्हें रेशियो भी पता है देखो, और तुम्हें उनका सम भी पता है, इनका रेशियो भी पता है और इनका सम भी पता है, तो इनको अलग अलग लिख सकते हो आप। दो चीजों का रेशियो पता है, उनका सम पता है, तो आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो अलग अलग कितना होगा। तो यहां से अब न्यूक्लियस का बी का नंबर मैं इजीली लिख सकता हूँ, वो आ जाएगा λ1 अपॉन λ1 प्लस λ2। जो रेशियो होता है ना उसमें ऊपर वाला जो जैसे बी का नंबर लिखना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल λ1 के, वो लिखो ऊपर, नीचे इनका सम लिख दो, इनटू जो इनका सम है, इनका सम क्या है na नॉट माइनस na, और na की वैल्यू ये ऊपर लिख के सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी इंटू na नॉट। ये आ जाएगा इफेक्टिव नंबर। ये बी के नंबर आ गए, इसे सी के भी लिख सकते हो, हो जाएगा λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी इंटू na नॉट। तो आपको अगर मैंने शुरू के ए के न्यूक्लियस का नंबर दे दिया तो तुम समय के साथ अब बता सकते हो कि बी और सी के कितने कितने न्यूक्लियस होंगे वहां पर। बी और सी के न्यूक्लियस का नंबर यहाँ पे अपन को इजीली पता चल गया। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई कि आखिरी वाली मैंने कैसे निकाली? मैंने कैसे निकाला, इनका रेशियो पता है, इनका सम पता है, तो इस नंबर को, जो ये नंबर लिखा था मेरे पास, इसको मैंने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब रेशियो में डिवाइड करना कैसे करते हैं, तो मैथ से ये शायद आता होगा आपको, देख लो, नहीं आता है तो अपन देख लेंगे। क्लियर है क्या, बताइए क्या ये समझ में आ रहा है? यस, बच्चे बता रहे यस, वेरी गुड। सो हमने पढ़ा पैरेलल डीके। पैरेलल डीके क्या होता है, जब कोई न्यूक्लियस दो तरह के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकता है, या तो बी में या सी में। ऐसे सिचुएशंस में इफेक्टिव हाफ लाइफ, हम दोनों जो प्रोसेस की हाफ लाइफ है उनका एडिशन कर देते हैं। इफेक्टिव हाफ सॉरी गलत बोला मैंने, इफेक्टिव लैम्डा, इफेक्टिव डीके कांस्टेंट, वो दोनों प्रोसेस के डीके कांस्टेंट का एडिशन हो जाएगा, और हाफ लाइफ का इफेक्टिव वो हो जाएगा 1 अपॉन हाफ लाइफ इफेक्टिव इक्वल टू फर्स्ट प्रोसेस के हाफ लाइफ का इनवर्स प्लस सेकंड प्रोसेस के हाफ लाइफ का इनवर्स। हाफ लाइफ को इनवर्स करके ऐड करना पड़ता है। ये हाफ लाइफ निकालने का तरीका हो गया। तो इस पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पहली प्रोसेस की हाफ लाइफ दे दी 3 साल, दूसरे की दे दी 6 साल, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ बताओ। पहली प्रोसेस की हाफ लाइफ 3 साल, दूसरे की 6 साल, तो बताओ इफेक्टिव हाफ लाइफ कितनी आएगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 9 year. हाँ, 9 नहीं आएगी, 2 साल आएगी। 1/6 प्लस 1/3। Oh yes sir, yes समझ गया सर।
1/2 आएगी, ठीक है, 2 साल आएगी। यस, बिल्कुल सही। तो हाफ लाइफ इफेक्टिव निकालने के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आसान हो जाते हैं, बस रेजिस्टेंस का जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही करना है। फिर अलग अलग न्यूक्लियस का नंबर टाइम के साथ पूछ लेते हैं, तो वो भी हमको आ जाएगा निकालते, है ना। इक्वेशन है हमारे पास, हमें पता है कि इनके न्यूक्लियस का नंबर का रेशो क्या आएगा। हाँ, ये कब लगाना है, जब माना है शुरू में 0 है, जब शुरू में 0 है तब, ठीक है। शुरू में कुछ होंगे तो ऑफकोर्स आपको इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी पड़ जाएगी उस हिसाब से, तो वो देख लेना क्वेश्चन क्या दिया है। 99% क्वेश्चन में तो चल जाएगा आपको, कभी घुमा के कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ के करना, है ना, जो छोटा मोटा चेंज दिया हो क्वेश्चन में उस हिसाब से करना। चलो, तो बेसिक इसकी थ्योरी समझ में आ रही है पैरेलल डीके की, क्या है पैरेलल डीके की बेसिक थ्योरी क्लियर? यस, बच्चे बोल रहे हैं यार, ओके बच्चों, वेरी गुड। तो अपना यार ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 5 मिनट बचे, तो एक काम करते हैं फिर आज अपन इसको यहीं रोकते, अपन को पढ़ना है सिक्वेंशियल डीके, वो थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है क्या? क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है? डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स में पढ़ाते हैं, बच्चे बोल रहे नहीं हुआ है। अच्छा, तो एक काम करना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये थोड़ा सा देख कर आना यार, आपकी किताब में था, थोड़ा देख कर आना कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्योंकि जो अब मैं अगली चीज पढ़ाने वाला हूँ पैरेलल डीके, सॉरी सिक्वेंशियल डीके, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप थोड़ा देख के आओगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा, मैं कुछ पूछूं तो आप मुझे बता भी पाओगे, है ना। तो आप प्लीज देख कर आइएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखकर आना है। चलो ओके बच्चों, तो ये आप काम करके लाइएगा, बाकी अपना सब कुछ ही हो गया इसके अंदर, केवल सिक्वेंशियल डीके बचा है। तो आप सारे बिगिनर बॉक्स करके लाइए, कल की क्लास में अपन इसका जो बिगिनर बॉक्स बचे हुए वो डिस्कस भी करेंगे और बचा हुआ चीज पढ़ेंगे भी। पहले डिस्कशन करेंगे फिर पढ़ेंगे, क्लियर? पहले हम डिस्कशन करेंगे फिर पढ़ेंगे, तो आप करके लाइएगा प्लीज, पहले डिस्कशन करेंगे। हाँ त्रिलोक, बिल्कुल सही, ऐसे ही कुछ करते हैं त्रिलोक उसमें, बिल्कुल सही, है ना। थोड़ा देख कर आना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा देख कर आइएगा। चलो बच्चों, फिर अपन कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, और क्लास में एक्टिव रहो, और मेंस आपकी एग्जाम आ रही है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ाई चालू कर दो, 11 12 प्रॉपर्ली रिवाइज करो अच्छे से पूरा, खासकर 11 12 तो अभी पढ़ा है आपने, 11 की चीजें पूरा रिवाइज करो, भूल गए होंगे बहुत सारे टॉपिक, हीट एंड थर्मो बहुत काम का टॉपिक है, जीपीएम बहुत काम का टॉपिक है, सब भूल जाते हैं बच्चे, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, बाय सबको।